Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. हेलो एस्पिरेंट्स। जियोग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर 4 पे हैं हम। पर उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं। देखिए, आप वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और ये आपको हेल्प कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और फिर डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। देखिए, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, पर हाँ, आपको इम्पोर्टेंट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताती चलूँगी और जितना मैंने समझा है चीज़ों को उसके लेवल पे मैं आपको भी बताती चलूँगी कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चले कि इसमें कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं या अंडरलाइन करना है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट कर पाएंगे, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका एक भी जब भी कोई एक सब्सक्राइबर ऐड होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ ठीक कर रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जुड़िए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि आगे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ। एक वीडियो शूट करने के लिए बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और जिससे मैं अपनी स्टडी के साथ साथ इस चैनल को भी आगे बढ़ा पाऊँ। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे तो फिर मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं आगे इसको लेके चल सकूँ। क्योंकि अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस चैनल को लेके चलना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। काफ़ी सारी मुश्किलातें भी आती हैं। तो प्लीज़ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए और आप उसके बाद डिसाइड करिए कि वीडियो आपके काम के योग्य है या नहीं है। तो इतनी बातें आई थिंक बहुत हो गई हैं। हम अपने चैप्टर पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या इम्पोर्टेंट मिलता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी फैक्ट्स होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, मैं आपको बताती चलूँगी। आप उसको समझते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा और पढ़ते हैं हम चैप्टर में अपने आगे। और एक और बात, देखिए, बैकग्राउंड में कुछ साउंड्स आ सकते हैं कभी कभी। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी वीडियो पॉज करना पड़ता है, फिर वीडियो को रिज्यूम करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को शूट करने में मुझे, क्योंकि बैकग्राउंड में साउंड्स आते रहते हैं किसी न किसी के। तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल दे रही हूँ कि अगर थोड़े बहुत साउंड आए तो आप लोग प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा और अपने चैप्टर पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, हमारा चैप्टर 4 है वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी को चारों ओर घेरे हुए जो वायु है उसी को वायुमंडल कहते हैं, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। पृथ्वी पर जो सभी जीव हैं वो वायुमंडल पर ही निर्भर हैं, क्योंकि उन्हें रहने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, पृथ्वी को रहने योग्य जो चीज़ें बनाती हैं, वो वायुमंडल काफ़ी हेल्प करती है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों की हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। ये तो आपको पता है कि हमें सांस लेने के लिए वायु जो प्रदान होती है वो वायुमंडल के ही थ्रू प्रदान होती है, मिलती है। पर वायुमंडल एक और काम अच्छा करता है कि वो हमें सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे भी हमारी रक्षा करती है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। तो अगर ये वायुमंडल की जो चादर है जो हमें पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, अगर ये वायुमंडल की चादर ना हो तो जो सूर्य की किरणें आती हैं उससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है। और दिन के समय जो सूर्य की किरणें हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं कि हम उससे झेल नहीं सकते, हमसे सह नहीं सकते, हम जल सकते हैं। तो ये जो वायुमंडल जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं हमें, वो उस किरणों से हमें बचाता है, हमें जलने से बचाता है ताकि हम यहाँ रह सकें पृथ्वी पे। और रात के समय जो ठंड होती है उस ठंड को भी वो रोकता है, उस ठंड को भी वो रोकता है ताकि हम यहाँ पे पृथ्वी पे आराम से रह सकें। तो वो तापमान को बहुत नियंत्रित करता है। अतः यह वायु राशि है
जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो ये वह वायु राशि है जो पृथ्वी के तापमान को रहने के काबिल बनाता है। तो यहाँ पे एक फैक्ट बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। जो ये सारे प्रोसेस हमने यहाँ पे पढ़े, ये उसी प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में जब फैल जाता है तो जो पृथ्वी से विकृत ऊष्मा होती है उसको पृथ्वी पर रोकता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये हम इन्वायरमेंट में भी पढ़ेंगे। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। तो जो हमने पढ़ा कि पृथ्वी को रहने योग्य बनाती है, रात में ठंड से बचाती है, दिन में सूर्य की किरणों से बचाती है, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है जो पृथ्वी को ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा होने से बचाती है। जब सूर्य की रोशनी आती है तो उसमें से कुछ सूर्य की रोशनी को, कुछ सूर्य की किरणें होती हैं, जो कुछ तापमान होता है वो पृथ्वी पर ही इन वायुमंडल के द्वारा ही रोक लिया जाता है, जिससे पृथ्वी रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट में ही बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट बुरा नहीं है हमारे लिए, वो तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो बहुत अच्छा है। पर जब ग्रीन हाउस इफेक्ट में प्रोग्रेस होने लगता है, जब उसमें बढ़ोतरी होने लगती है, फिर वो ग्लोबल वार्मिंग का रूप ले लेता है। और ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन काफ़ी हानिकारक है, बहुत ही निगेटिव है हमारे लिए। और आप लोग अगर करेंट अफेयर से रिलेट कर सकते हैं या करेंट अफेयर्स देखा हो तो आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम लेके आती है, कितने इनिशिएटिव ले रहे हैं, कितनी सारी चीज़ों को चेंज किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं हम। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं। तो जो ठंडे देश में ग्लेशियर्स हैं, अभी तापमान बढ़ा तो तापमान किसी एक पर्टिकुलर जगह की नहीं बढ़ती है, पूरे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। तो जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो उनका पानी समुद्र में जाएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो जो समुद्र के किनारे के जो जगह हैं, जैसे हमारा बॉम्बे देख लीजिए, वो हमारा इकोनॉमिकल कैपिटल है, हमारी आर्थिक राजधानी है, वो भी समुद्र के किनारे हैं। तो अगर आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर जल स्तर में वृद्धि के कारण बॉम्बे डूब जाता है, जो कि इतना ईजी भी नहीं है, समय लगेगा, पर अगर ये ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रित नहीं हुई तो हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो आप सोचिए कि हमें कितना ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बॉम्बे हमारी आर्थिक राजधानी है, हमारी कैपिटल है, इकोनॉमिकल कैपिटल है वो। तो इस तरह से कितने सारे राज्य जो हैं वो डूब सकते हैं जो समुद्र के किनारे हैं। तो ये एक सीक्वेंस है जो अगर लगातार दोहराया जाएगा तो हमें उसके बहुत नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब ग्लेशियर्स धीरे धीरे पिघलते हैं तो जो 12मासी नदियाँ होती हैं, जब बरसात होता है तो उनको बारिश से पानी मिलता है, पर जब बारिश नहीं होती है तो उन 12मासी नदियों को पानी कहाँ से मिलता है? तो वो ग्लेशियर के धीरे धीरे पिघलने से ही मिलता है। जब गर्मी का सीज़न आता है, जब तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है तो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते हैं, जिससे वो पानी हमें नदियों को मिलता है और वो नदियाँ 12मासी बनी रहती हैं। पर अगर आप सोचिए कि वो ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरा पिघल जाए, कुछ भी ना रहे, तो जो 12मासी नदियाँ, उनको जल कहाँ से मिलेगा गर्मी के सीज़न में? बरसात में तो चलो पानी मिल जाएगा, पर गर्मी में। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं हमारे वायुमंडल में, कितनी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं मौसम में। तो ये सारे इफ़ेक्ट जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वायुमंडल का संगठन, फिर हम वायुमंडल का संगठन देखते हैं। क्या आप जानते हैं
कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। तो वायुमंडल में काफ़ी गैसेस पाई जाती हैं जो हम आगे एकदम डिटेल में देखेंगे, पर यहाँ पे आप समझ लीजिए कि वायुमंडल में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मात्रा में गैसें होती हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें से नाइट्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन जो 78% है और ऑक्सीजन जो 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। तो जो वायुमंडल है उसमें ये सारी गैसें भी होती हैं, पर उसमें धूल के छोटे छोटे कण जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 0.93% है और बाकी सारी गैसें जो हैं वो 0.04% है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी जाता है, लेकिन नाइट्रोजन क्या है, हम रिलीव कर देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, पर हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, पर पौधों को अपना नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, पर वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं जैसे हम ले सकते हैं ऑक्सीजन के माध्यम से। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पौधे जो है वो नाइट्रोजन जीवाणुओं के माध्यम से लेते हैं। जीवाणु नाइट्रोजन के स्वरूप को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, जिसके बाद जो पौधे हैं उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। तो देखिए, पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो जब पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और हमारे द्वारा छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पौधे सिर्फ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। तो अगर हम पौधों को काटते चलेंगे तो हमें ऑक्सीजन की कमी तो होगी ही, ग्लोबल वार्मिंग और तेज़ी से बढ़ेगी। तो पौधों का होना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये आपको इसी एक पैराग्राफ से समझ में अच्छे से आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं, जो हमने अभी समझा। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। तो जो मनुष्य और पशु जो होते हैं, जो हम सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या पौधे जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 को यूज़ करते हैं वो हम सभी लोगों के रिलीफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होती है, जिससे ये संतुलन बना रहता है और इस वजह से संतुलन बना रहता है। पर अगर हम पौधों को काटते जाएंगे तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। तो कोयला जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे हम कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, और खेतों में क्या होता है कि कुछ लोग फसलों को लेके उसके नीचे के जो डंठल वगैरह होते हैं उन्हें भी जला देते हैं, तो उसको कहते हैं पराली जलाना। पराली जलाने से कितना ज़्यादा CO2 निकलता है, जो इन्वायरमेंट में जाकर मिलता है, वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो पराली जलाने से भी हमें बचना चाहिए। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं, जो इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं सड़क पे, हर घर में AC यूज़ हो रहे हैं, फ्रिज यूज़ हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी करके बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहा है। पर पौधों की क्षमता उतनी भी ज़्यादा नहीं है कि सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके, ले सके वो। इसलिए ये सारी चीज़ें क्या है,
ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बढ़ाती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इससे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। तो ये वायु चक्र के बारे में बताया जा रहा है कि जो गर्म वायु होती है वो फैलती है, और जो गर्म वायु होती है वो हल्की भी होती है। तो हल्की चीज़ें अक्सर ऊपर उठती हैं, और जो भारी चीज़ें होती हैं, जैसे ठंडी वायु जो है वो भारी होती है, तो वो नीचे ही रहती है। पर जब वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तापमान बढ़ने की वजह से जैसे गर्म होगा, तो वो वायु ऊपर उठेगा, और वो ऊपर उठेगा। जैसे यहाँ पे कोई वायु है, अब ये ठंडी है, पर ये गर्म होके हल्की होके ऊपर उठती है, यहाँ जाती है, तो यहाँ का स्थान तो खाली हो जाएगा ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं रहेगा। तो फिर जो आसपास की वायु होते हैं वो यहाँ आते हैं इसके रिक्त स्थान को भरने के लिए। तो ये जो होता है, इस तरह से वायु चक्र चलता है, इसी को वायु चक्र कहा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। तो जो हमने बताया आपको, कोयला जलाते हैं, ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लकड़ी के रूप में, और जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो सारी जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रही हैं, करोड़ों टन होता है जो हर साल होता है, और यही बढ़ोतरी होती है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित कर रहा है। जो हमने समझा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है मौसम को कितना प्रभावित कर रहा है, जलवायु को। कहीं पे वर्षा हो रही है तो वर्षा बहुत अधिक हो रही है, जहाँ वर्षा नहीं हो रही है वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। जो कि अगर आप बहुत शुरुआत से अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो देखेंगे कि मौसम कैसे कैसे धीरे धीरे बदल रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से हो रहा है। वायुमंडल की संरचना। अब हम वायुमंडल की संरचना पढ़ते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। तो ये 5 जो हैं वायुमंडल की परतें हैं। अब हम देखेंगे कि इन 5 परतों में कौन से मंडल की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो हम पहले देखते हैं क्षोभमंडल को। ये रहा हमारा क्षोभमंडल। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट कर लीजिएगा, या अंडरलाइन कर लीजिएगा, या हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन के टाइम बार बार वीडियो को देखना या बार बार आपको बुक पढ़ना थोड़ा सा अनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो इसके लिए हाँ, वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल के देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। पर अगर शॉर्ट नोट तैयार हो तो एग्ज़ाम के पहले आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्षोभमंडल को। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो क्षोभमंडल 13 किलोमीटर तक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। तो जो हमारा क्षोभमंडल है, जो हमारा जो सारी मौसमी घटनाएं होती हैं वो हमारी क्षोभमंडल में ही होती हैं। और क्षोभमंडल की ऊंचाई जो ये है, ये 13 किलोमीटर तक है हमारी। फिर हम देखते हैं समताप मंडल को। ये इम्पॉर्टेंट है। आप क्षोभमंडल के जितने मतलब वायुमंडल के जितने भी परतों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। तो यहाँ पे मैं एक एक वर्ड नहीं बताऊँगी कि आप ये नोट करिए, ये नोट करिए। आप ये सारी चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन जरूर करिएगा। अब आगे देखते हैं समताप मंडल को। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। तो क्षोभ मंडल के ऊपर वाली लेयर समताप मंडल है। ये लगभग 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो क्षोभ मंडल के ऊपर वाली ये एरिया है समताप मंडल का, वो मौसमी घटनाओं के लिए से मुक्त होता है। यहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। तो जो हवाई जहाज वगैरह उड़ाने के लिए जो आदर्श परिस्थिति होती है, जो आइडियल
सिचुएशन है वो यही समताप मंडल में मिलता है। इसलिए हवाई जहाज़ वगैरह समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है, क्योंकि क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, तो यहाँ पे उड़ाना पॉसिबल नहीं है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन परत समताप मंडल जो है वो उसकी एक खासियत है, ये मौसमी घटनाओं से विरक्त होती है। यहाँ मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, तो यहाँ हवाई जहाज़ उड़ाया जा सकता है। प्लस यहाँ पे ही ओजोन लेयर मिलती है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, हमें बचाती है। तो समताप मंडल में 2 चीज़ें आप याद रखिएगा, हवाई जहाज़ उड़ाया जाता है, ओजोन लेयर है जो सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं। फिर हम आगे आते हैं मध्यमंडल में। तो मध्यमंडल में क्या मिलता है? यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो जब अंतरिक्ष से उल्कापिंड मध्यमंडल में आते हैं तो वो यहीं पे जल जाते हैं। अगर वो यहाँ पे नहीं जलते तो वो फिर समताप मंडल से होते हुए, क्षोभ मंडल से होते हुए पृथ्वी तक आ सकते हैं, जो काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ उल्कापिंड आ जाते हैं यहाँ धरती पे, पर अधिकतर जल जाते हैं मध्यमंडल में ही। तो ये हमारी सीमा हो गई 13 किलोमीटर, ये हो गई 50 किलोमीटर, और ये हो गई मध्यमंडल वाली सीमा जो है एरिया, ये 80 किलोमीटर तक हो गया। तो आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन से परत में क्या खासियत है, वायुमंडल की कौन सी लेयर की क्या खासियत है। बाह्य वायुमंडल के बारे में फिर देख लेते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो ये हो गया हमारा बाह्य मंडल, और इसी का एक भाग है आयन मंडल। अब यहाँ पे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान भी बढ़ता जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ता ही जाएगा ऊपर जाने पे। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पे 80 से 400 किलोमीटर तक इसका एरिया है पूरा। फिर हम देखते हैं रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। तो जो रेडियो संचार का यूज़ है वो बाह्य मंडल में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हर मंडल की एक अलग खासियत है। क्षोभ मंडल में क्या हुआ? क्षोभ मंडल हमारी मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। समताप मंडल मौसमी घटनाओं से विरक्त होती है, इसलिए वहाँ पे एरोप्लेन उड़ाया जाता है, हवाई जहाज़ उड़ाई जाती है, और वहीं पे ओजोन की लेयर मिलती है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। फिर हम आते हैं समताप मंडल में, मध्यमंडल में। मध्यमंडल में जो उल्काएँ आती हैं अंतरिक्ष से वो वहीं पे जलकर नष्ट हो जाती हैं। फिर हम उसके ऊपर आते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में होता है जो ये रेडियो की जो तरंगे हैं वो इसी में होती हैं प्रसारित। तो हर एक लेयर की अपनी इम्पोर्टेंस है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कौन सी लेयर की इम्पोर्टेंस कितनी है, किसकी कितनी ऊंचाई है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर, समताप मंडल की ऊंचाई है हमारी 50। फिर हम मध्यमंडल में आते हैं 80 किलोमीटर, और उसके ऊपर जाते हैं बहिर्मंडल में, वो 80 से 400 किलोमीटर तक का है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको रिवाइज करा दी, ये ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। फिर हम बहिर्मंडल को देख लेते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वो बहिर्मंडल है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, बहिर्मंडल मतलब सबसे बाहरी मंडल। तो बहिर्मंडल आपको नाम से पता चल रहा है कि सबसे बाहरी मंडल है। इसके बाद सबसे पहला मंडल आपको याद रहेगा क्षोभ मंडल है। अब बीच में हमारे 3 आ जाते हैं। तो क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल के बाद बाह्य मंडल, और बाह्य मंडल फिर बहिर्मंडल। फिर हम देख लेते हैं मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क के स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है।
आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तो मौसम दिन प्रतिदिन बदलता है, मतलब जो हमेशा बदलता है वो मौसम है। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गई मौसम की डेफिनेशन। और दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तो जलवायु क्या है? जो दीर्घकाल में भी परिवर्तित हो वो जलवायु है, और मौसम जो दिन प्रतिदिन परिवर्तित हो वो मौसम है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? तो यहाँ पे मौसम के बारे में बताया जा रहा है कि मौसम हमेशा बदलता है, इसलिए हम पूर्वानुमान कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 20 करोड़ भाग का केवल एक भाग 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। तो सोचिए, पृथ्वी जो है सूर्य की ऊर्जा का सिर्फ 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है, मतलब एक भाग। फिर भी ग्लोबल वार्मिंग इस लेवल से बढ़ रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर हम देखते हैं तापमान को। थोड़ी सांसें फूल जा रही है, इसलिए मैं रुक जा रही हूँ। फिर तापमान देखते हैं। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तो यहाँ पे एक तापमान का डेफिनेशन है कि वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तो वायुमंडल में जो ताप है और जो शीतलता है उसी के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, ये पता है हमें। फिर आतपन होता है, एक तापमान होता है, एक आतपन। एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। तो सूर्य से आती जो ऊर्जा आती है और जिसको पृथ्वी रोक लेती है वो आतपन होता है। वो पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि उसको पृथ्वी रोक लेती है, मतलब पृथ्वी रोक लेती है उसको, वो वापस नहीं जा पाती है, वो आतपन है। आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। ये एक फैक्ट है, आप नोट करिएगा इसको। आतपन सूर्यताप की मात्रा जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। आपको प्रश्न बन सकता है, इसमें ऑप्शन दिया जा सकता है कि सूर्यताप की मात्रा का सीक्वेंस क्या है, मतलब कैसे है वो, और वो प्रश्न आपको बनाया जा सकता है, ऑप्शन दिया जा सकता है कि ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। तो आप कॉमन सेंस यूज़ करिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हो गया इक्वेटर, और ये है सूर्य, और ये झुकी हुई है अपने अक्ष पे। तो ये जो सूर्य की रोशनी ये अगर ऐसे आ रही है तो ये सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर ही पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा सूर्यताप होगा वो इक्वेटर पे होगा हमारे, और इक्वेटर से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ ध्रुवों की तरफ, तो वो जो है कम होता जाएगा सूर्यताप। तो आप कॉमन सेंस यूज़ करिए कि यहाँ भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है तापमान जो है, सूर्यताप जो है वो कम होता जाएगा, घटता जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कौन सी चीज़ें क्या मापती हैं। तापमापी तापमान मापता है, वायुदाबी वायुदाब मापता है। नाम से पता चलेगा आपको, तापमापी वायुदाब मापी, ये नाम से पता चल रहा है। वर्षा मापी भी समझ में आ जाएगा, वर्षा मापता है। वात दिग्दर्शी पवन की दिशा दर्शाता है। तो वात पवन और दिग्दर्शी मतलब दिशा को दर्शाने वाला। तो मौसम की जानकारी के लिए ये सारे यंत्र जो हैं यूज़ किए जाते हैं। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त होती है। तो
यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि गाँव की अपेक्षा जो नगर होते हैं, जो शहर होते हैं, उनका तापमान अधिक होता है। देखिए उसकी वजह भी कई है। गाँव में पहले क्या होता था कि घर ज़्यादातर मिट्टी के बने होते थे और आपको पता है कि मिट्टी जो है वो सूर्य की किरणों को, जो ये कंक्रीट होते हैं और ये जो पत्थर-वत्थर का यूज़ हो रहा है शहरों में, उन सारी चीज़ों के मुकाबले वो ठंडी होती है मिट्टी। और शहरों में क्या है कि ये जो कंक्रीट है, पत्थर है, ईंट-पत्थर के जो घर बन रहे हैं, वो जो है सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं और फिर जब रात होती है, मौसम जब ठंडा होता है, तो ये अपनी ऊष्मा को मुक्त करते रहते हैं। पर गाँव में क्या है, पेड़-पौधे ज़्यादा होते हैं शहरों के मुकाबले। गाँव में शहरों के मुकाबले कम गाड़ियाँ चलती हैं, जिससे वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज़ होता है, तो वहाँ का तापमान थोड़ा-सा नियंत्रित रहता है। तो इस वजह से गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। यहाँ पे फैक्ट बताया जा रहा है कि नगर के जो भीड़ वाले ऊंचे भवन होते हैं, जैसे फ्लैट्स वगैरह, जो लंबे लंबे फ्लैट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लैट, वो क्या करते हैं, सूर्य की गर्म वायु को रोक लेते हैं और गर्म वायु को रोकने की वजह से उनका तापमान बढ़ जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। आपको पता है टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। तो एंडर्स का जो सरनेम है वो सेल्सियस है, इसीलिए हम डिग्री सेल्सियस कहते हैं उसको। तो जब भी कोई इन्वेंटर होता है, जब किसी चीज़ का वो आविष्कार करते हैं, किसी चीज़ की खोज करते हैं, तो अक्सर आप देखेंगे कि उनकी खोजी हुई चीज़ का नाम जो है उनके नाम पर ही रखा जाता है। अधिकतर ऐसा ही होता है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो यहाँ पे सेल्सियस पैमाने के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जब 0 डिग्री टेम्परेचर होगा, वहाँ पे पानी जो है जम जाता है और जहाँ 100 डिग्री सेल्सियस होगा, वहाँ पे पानी उबलता है। मतलब काफ़ी तापमान उसका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फिर वायु दाब के बारे में देख लेते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तो जो वायु है हमारे शरीर पे एक फोर्स लगाती है, एक बल लगाती है, पर वो बल अगर किसी एक दिशा से लगे हमको, तो हमें वो चीज़ महसूस होगी, हमें धक्का महसूस होगा, पर वो हमें महसूस नहीं होता है। इसलिए महसूस नहीं होता है क्योंकि ये जो वायु दाब है हमारे शरीर पे, वो चारों तरफ से लगती है। और दूसरा, इसके जो विपरीत होता है, इसके अगेंस्ट में हमारा जो शरीर है वो भी एक फोर्स निकालता है, एक फोर्स लगाता है, जो विपरीत बल होता है, जो वायु दाब के विपरीत लगता है। इसलिए हमें वो चीज़ें महसूस नहीं हो पाती हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। तो वायु दाब क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया बल। मतलब वायु का जो भार है उसके द्वारा जो बल लगाया जाता है पृथ्वी पे, उसी को वायु दाब कहते हैं। ये आपको नोट करना है, आपको ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो दाब गिरने लगता है तेजी से। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। ये एक फैक्ट बन सकता है कि समुद्र स्तर पर वायु दाब, या पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक वायु दाब कहाँ होता है, और आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे अधिक होता है और यह ऊंचाई पर जाने पर घटता है। ये एक फैक्ट है, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन करिएगा, अंडरलाइन करिएगा। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कभी न कभी एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। तो जहाँ पे अधिक तापमान होगा, वहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर जब ऊपर उठेगी, तो वहाँ पे जो है निम्न दाब का क्षेत्र पैदा होता है, क्योंकि वहाँ पे वायु की रिक्ति हो जाती है, रिक्त हो जाता है वायु से वो एरिया, तो वो निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम्र मौसम के साथ जुड़ा होता है, नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। पता है, जहाँ तापमान होगा वहाँ वायु गर्म होगी जल्दी और ऊपर उठ जाएगी, लेकिन जहाँ तापमान कम होगा, जहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा होगा, तो वहाँ की वायु भी ठंडी होगी।
इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। तो भारी वायु जो है वो ऊपर नहीं उठती है, भारी वायु नीचे रहती है। और वायु भारी क्यों होती है? क्योंकि वो ठंडी होती है। तो ठंडी वायु भारी होती है जो ऊपर नहीं उठ सकती, और वो एक निमज्जित क्षेत्र का निर्माण करती है जो उच्च दाब का क्षेत्र होता है। वो निमज्जित होती है, निमज्जित होकर एक उच्च दाब का क्षेत्र तैयार करती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है, और इसी के कारण जो है आकाश स्वच्छ होता है, स्पष्ट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आकाश का साफ होना उच्च दाब मतलब उच्च दाब वाला क्षेत्र होगा वो। और उच्च दाब का क्षेत्र, वायु ठंडी है तो भारी है तो निमज्जित होती है तो उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपने लैंग्वेज में अगर आप समझ गए होंगे तो इसको लैंग्वेज में अपने नोट डाउन करिएगा। देखिए, बुक की जो लैंग्वेज होती है उसको हूबहू वैसे ही कॉपी कर लेना तो मतलब बेवकूफ़ी है। आप इसको समझकर अपने भाषा में एक लाइन में इसको सिर्फ नोट करिए, ताकि आप उसको जब रिवाइज़ करिए तो उसे समझ सकें अच्छे से। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायु जो बहती है वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है, क्योंकि उच्च दाब क्षेत्र में वायु जो होती है वो रहती है, घनी होती है, ठंडी होती है, और उसका भार ज़्यादा होता है तो वो वहीं पे रहती है, वहाँ पे वायु रिक्त नहीं होती। तो वहाँ से वायु वो जब बहती है तो जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है, जहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ गई है, तो वो एरिया खाली हो जाता है, तो वहाँ पे वायु बहती है और जाकर वहाँ की एरिया को फुलफिल करती है। क्या आप जानते हैं कि चाँद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे कि चाँद पे चलना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वायु ही नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चाँद पर जाते हैं तो वो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त शिराएँ फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। तो जो हमने पढ़ा था कि वायु जो है वो एक फ़ोर्स लगाती है हमारे शरीर पे, पर हमारा शरीर जो है एक विपरीत दिशा में फ़ोर्स लगाता है। क्योंकि पृथ्वी पर वायु है, वायु की अधिकता है, पृथ्वी पर वायु सफिशिएंट मात्रा में है, इसलिए हम ऐसा कर पाते हैं। पर हम चाँद पे नहीं रह सकते इस तरह से, चाँद पे वायु नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, जब वायु नहीं है तो जो अंतरिक्ष पे बल लगेगा हमारे शरीर पे, उस बल की वजह से जो हमारी नसें हैं वो फट सकती हैं, और उसकी वजह से रक्तस्राव होगा, ब्लड निकलेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी वहाँ पे। तो इसलिए पूरा जो ब्रह्मांड में उसमें इतने सारे ग्रह हैं, लेकिन मनुष्य के रहने योग्य जो ग्रह है वो पृथ्वी ही है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी अनुकूलता उपस्थित है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमें रहने के लिए ज़रूरी है। फिर आगे देखते हैं, पवन के बारे में अब देख लेते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। तो आपको पता है कि वायु जब गमन करती है तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर गमन करती है, और क्यों करती है वो भी बताया। अगर आप चीज़ों को रटेंगे तो आपको मुश्किलात हो सकती है, पर अगर आप उसको समझ रहे हैं तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सीधे सीधे बताया जा रहा है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की जो गति होती है वही पवन है। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के साथ समय पेड़ों को उखाड़ देती है। तो पवन हमें ऐसे दिखेगी नहीं, महसूस कर सकते हैं, पर वो आपको दिखेगी कैसे? जब कोई पवन चल रही है, जब कोई हवा चल रही है और सड़क पे गिरे हुए धूल कण हैं, पत्तियां हैं, वो उन्हें उड़ा कर ले जाती है कुछ दूरी तक, तो हम देख सकते हैं कि पवन अपना कार्य कर रहा है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। आपने भी महसूस किया होगा इन सारी चीज़ों को। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। ये भी महसूस किया होगा आप लोगों ने कि कभी कभी एक तूफान जैसा आता है और हवा इतनी अधिक तेज होती है कि आप आगे चलने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई आपको पीछे धकेल रहा है, आप चल नहीं सकते। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है, क्योंकि वो मुड़ के ऊपर उठ जाता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे। हम पहले यहाँ देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है।
पवन का नाम उनके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। तो पवन का नाम जो है, नामकरण होता है, उनकी जो दिशा होती है आने की, उसके आधार पर निर्धारित होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ मतलब पश्चिम से आने वाली। तो पवन का जो नाम निर्धारण होता है उनकी आने वाली दिशा के हिसाब से होता है। और पवन को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। अब यहाँ हम देख लेते हैं वो 3 प्रकार क्या है। पहला है स्थायी पवने, दूसरा है मौसमी पवने, तीसरा है स्थानीय पवने। तो स्थायी पवने देख लेते हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने होती हैं। तो जो व्यापारिक पश्चिमी पछुआ पवने जो हैं वो स्थायी पवने होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। तो ये वर्ष भर चलती हैं और इनकी दिशा जो होती है वो निश्चित होती है। जाहिर सी बात है, इनकी दिशा के ही आधार पर तो इनका नामकरण होता है। फिर मौसमी पवने देख लेते हैं। ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने, तो ये मौसम के हिसाब से अपनी दिशा बदलती हैं, इसलिए इसका नाम है मौसमी पवने। और ये अपनी दिशा बदलती हैं। एग्जाम्पल हमारे यहाँ है, भारत में जो पवने आती हैं मानसूनी पवने, जो वर्षा लेकर आती हैं। फिर स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के समय विशेष समय पर चलती हैं। तो स्थानीय पवने मतलब नाम ही आप समझ सकते हैं स्थानीय से कि ये किसी पर्टिकुलर जगह की होगी और वहाँ पे एक पर्टिकुलर समय में बहती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। क्या आपको भारत के उत्तर क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि गांव में जब हम छोटे रहते थे और गांव में जब गर्मियों में हम बाहर निकलते थे, मुझे आप लोगों का देखिए पता नहीं, पर मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ कि जब गर्मियों की छुट्टी में हम नानी के घर अपने जाते थे, तो जो दोपहर का समय होता था, तो उस समय हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। कहा जाता था कि नहीं, बाहर बहुत लू चल रही है, हम बीमार हो जाएंगे, हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, लू चल रही है। तो वो जो लू है वो स्थानीय पवन है, जो एक पर्टिकुलर समय में चलती है। लू पूरे दिन नहीं चलेगी, हर मौसम में नहीं चलेगी। लू गर्मी के मौसम में चलती है और वो भी दोपहर के समय में चलती है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप अपने डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं और आप जोड़ के उसको समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए पवनों के बारे में बताया जा रहा है। ये हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, ये हमारा निम्न दाब का क्षेत्र है। यहाँ पे वायु नहीं है या बहुत कम है। फिर देखिए यहाँ पे पवने कैसे चली, ये दक्षिणा पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने हैं। भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो उत्तर, नीचे आएंगे तो दक्षिण। बाकी व्यापारिक पवने हैं, ऊपर की ओर उत्तर पूर्वी और नीचे की ओर दक्षिण पूर्वी। और ये पवने जो है चल रही हैं पूर्व दिशा में, आप देख सकते हैं। फिर उपोष्ण उच्च दाब, ये हमारा इक्वेटर हो गया। फिर उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र है। फिर ये अधोध्रुवी निम्न दाब का क्षेत्र है। और ये फिर यहाँ पे आप ध्रुवों पे आएंगे तो उच्च दाब का क्षेत्र हो जाता है ध्रुवों पे। तो पवने भूमध्य रेखा पे निम्न दाब का क्षेत्र बना रही हैं। फिर ये निम्न दाब के क्षेत्र से उच्च दाब के क्षेत्र इधर से देखिए, उच्च दाब के क्षेत्र से पवने इधर आ रही हैं। तो ये प्रमुख वायुदाब पेटियां हैं, वायुदाब की पेटियां। फिर यहाँ पे चक्रवात के बारे में बताया जा रहा है। प्राकृतिक आवेश चक्रवात। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तो आप इमेजिन करिए कि 260 किलोमीटर प्रति घंटे की जो पवन थी वो 36 घंटे तक लगातार चली रही। और ये कितनी तेज पवन है और ये इतने लंबे समय तक चली, तो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा इससे। 36 घंटे बहुत होते हैं। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण
उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। तो जो भारी वर्षा हुई और जो चक्रवात आया और जो चक्रवाती पवनें थी उनके कारण जो है तरंगे जो है ज्वारीय तरंगे जो जल की तरंगे जैसे समुद्र में आप देखते होंगे कि जल तरंगों के रूप में बाहर आता है, फिर बाहर से फिर अंदर की तरफ जाता है, जो ज्वार भाटा होता है। तो ये जो ज्वारीय तरंगे हैं वो तट को तोड़कर तट से बाहर आ जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि एक केस स्टडी बताया जा रहा है जो चक्रवात आया था 1999 में, और उससे कितने नुकसान हुए थे, कितने वेग का ये चक्रवात था, कितनी तबाही लेकर आया था ये आप समझ सकते हैं इस एक केस स्टडी से। तो ये सारी चीज़ें हमें इसलिए बताई जाती हैं ताकि हमने जो चैप्टर पढ़ा हम उसके माध्यम से समझ सकें कि जो पवन है, पवन के बारे में हमने पढ़ा तो पवन कितनी अच्छी है और कितनी बुरी भी है। कहते हैं ना कि हर एक चीज़ लिमिट में अच्छी होती है और लिमिट से बाहर जाने के बाद वो बुरी हो जाती है, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती हैं। तो वही हाल यहाँ पे पवनों का भी है। यहाँ पे इमेज देख रहे हैं आप, इमेज में चक्रवात से जो विनाश हुआ है आप ये देख सकते हैं कि घर टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब कैसी स्थिति हो गई है, सारे टूटे फूटे घर लोग, तो ये चक्रवात की स्थिति दिखाई जा रही है यहाँ पे। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। ये जो चक्रवात है 1999 का, ये पूर्वी पोर्ट ब्लेयर जो हमारा अंडमान निकोबार एक है वहाँ से के निकट थाईलैंड की खाड़ी में हुआ था, अवदाब के कारण उत्पन्न हुआ और ये धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकुड़ा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। अब आप देखिए कि ये थाईलैंड के निकट में स्थित हुआ चक्रवात और ये बढ़ते बढ़ते आ गया उड़ीसा के इरेसामा और बालीकुड़ा में। तो पवन की जो गति है वो कितनी तेज है। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनउपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विनाश भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ इस महाचक्रवात के कारण। जो ज्वारीय जल आया, लवणता, वो जो समुद्र से आती है जल, तो आपको पता है कि समुद्र में कितनी लवणता होती है। वो सारी कृषि योग्य भूमि पे जब आई तो वो भी तो बंजर हो जाएगी ना। तो उस समय जो स्थायी नुकसान हुआ वो तो हुआ, पर अगर आप देखें तो वो दीर्घकाल का नुकसान हो गया और वो उसकी भरपाई करने में कितने साल लगे होंगे। तो एक चक्रवात कितना विनाश लेके आया। फिर हम देखते हैं आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। जल जब वाष्प के रूप में वाष्पित होकर जाता है तो वो जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो वायुमंडल में जो जलवाष्प होता है वही आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं ना कि आज बहुत ह्यूमिडिटी है, आज बहुत चिपचिपा सा दिन है। वो आर्द्रता अधिक होने के कारण होती है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। तो जब वायु जैसे जैसे गर्म होती है तो वो अधिक जलवाष्प को धारण कर लेती है और इसकी वजह से आर्द्रता और अधिक बढ़ जाती है। हम कभी कभी कहते हैं ना कि आज मौसम कितना चिपचिपा है, कितनी गर्मी है, ऐसा होता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं।
बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। बादल क्या है? जो जलवाष्प ऊपर उठते हैं, ऊपर उठते जाते हैं और ये फिर ठंडे होते जाते हैं और ठंडे होते होते ये जल की बूंदें बनाते हैं। और जब बहुत सारी जल की बूंदें होती हैं तो उन जल की बूंदों के समूह को ही बादल कहते हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। अब जब ये जो बूंदें हैं, जो बादल का रूप धारण किए हैं, ये जब ज़रूरत से ज़्यादा भारी हो जाती हैं और ये वायु में तैर नहीं सकती, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती हैं, तब ये वर्षा करती हैं और फिर से जो जलवाष्प ऊपर गया था, फिर से वो पानी बन के नीचे आ जाता है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। यहाँ पे चक्रवाती वर्षा दिखाई जा रही है। गर्म वायु ऊपर उठती है, ठंडी होती है और ठंडी वायु बन के ये फिर नीचे बारिश के रूप में आ रही है। ये चक्रवाती वर्षा हो गई। ये पर्वतीय वर्षा देखिए, आर्द्र वायु पर्वतों के से साथ ऊपर उठती है। पर जब ये ऊपर जाती है तो ठंडी होती है, ठंडी संघनित होती है, ठंडी होती है और फिर ये बारिश के रूप में फिर से नीचे आती है। तो ये हमारी पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, दोनों में देखिए अंतर है। पर्वतीय वर्षा में आर्द्र वायु जो है वो पर्वतों के साथ ऊपर उठ रही है, पर्वतों के किनारे से ऊपर उठ रही है। और यहाँ पे जो जल है, जल जैसे नदियाँ हैं, नदी है, तालाब है, कुछ भी, तो वहाँ से जो जल है वो जलवाष्प के रूप में जब ऊपर उठती है तो संघनित होती है, ठंडी होती है, फिर वर्षा होती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। आपको समझ में आ गया? ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, मतलब जो भूमिगत जल है वो वर्षा के ही द्वारा प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। तो पौधे जो है जल संरक्षण में मदद कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक पौधा है, ठीक? अब इसकी जो जड़ें हैं, पौधा आपको ऊपर से इतना दिख रहा है पर इसकी जड़ें नीचे ज़मीन में काफ़ी फैली होती हैं और ये जो है मिट्टी को पकड़ के रखती हैं इनकी जड़ें। आप इन पौधों को काट देंगे तो यहाँ की मिट्टी को पकड़ने के लिए इनकी जड़ें नहीं रहेंगी और जब जड़ें नहीं रहेंगी तो जब अधिक वर्षा होगी तो ये मिट्टी यहाँ से बह सकती है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। हमने पर्वतीय वर्षा देखा, चक्रवाती वर्षा देखा, अब ये रहा संवहनी वर्षा। आपको हाँ अब क्लियर दिखेगा। ये संवहनी वर्षा है। यहाँ पे देखिए वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही है, जलवाष्प लेके गई, जलवाष्प इकट्ठित हुई, गर्म वायु ऊपर आके संघनित हुई, ठंडी हुई और फिर से वही चीज़ वर्षा होके वही पानी वापस नीचे आ जाता है। वर्षा के 3 प्रकार: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा, ये याद रखिएगा। पौधे एवं जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। बेसिक सी चीज़ें आपको पता है। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। तो वर्षा का जो दूसरा रूप है हिम, सहिम, वृष्टि और ओला। आप देखे होंगे कि कभी कभी आप सो के उठते हैं तो आप देखते हैं कि जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं या पौधे हैं उनके ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, उसी को हम ओला कहते हैं, ओला। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी, आपने बहुत कुछ समझा होगा। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे भी मोटिवेट करिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।